बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस सिस्टम्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेटाबेस आर्किटेक्चर। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर को हम देखते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस पैकेजेस हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द अर्ली मोनोलिथिक सिस्टम्स where the whole DBMS software package was one tightly integrated system। तो जो DBMS का जो आर्किटेक्चर है वो इवॉल्व हो गया है। शुरू में जब डेटाबेसेस DBMS जो थे, जो चूँकि DBMS है क्या, एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर। शुरू पे ये मोनोलिथिक सिस्टम होते थे, ठीक है, यानी कि इसी एक सिस्टम में ही सारा कुछ मौजूद था, सब कुछ इसी पैकेज का पार्ट था। होल DBMS सॉफ्टवेयर पैकेज वाज वन टाइटली इंटीग्रेटेड सिस्टम और सॉफ्टवेयर। अब ये इवॉल्व कैसे हुआ टू द मॉडर्न DBMS पैकेजेस दैट आर मॉड्यूलर इन डिज़ाइन, मतलब कि उसके जो फंक्शनैलिटी थी उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया और वो मॉड्यूलर लेवल पर आपस में वो इंटीग्रेटेड हो गई विद अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम आर्किटेक्चर। उनके डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट पार्ट्स बना दिए और वो एक आर्किटेक्चर इस तरह का बन गया कि वो मॉड्यूलर है। अच्छा, मोनोलिथिक को मैं बता देता हूँ। फर्ज करें ये आपका मोनोलिथिक है जिसमें सारा कुछ, अगर मैं आपको कंपैरेटिवली मतलब कि आसान से बताऊं कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये एक पूरा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसमें फ़र्ज़ करें ये एक आपका डाटा बैंक है, डाटा स्टोर है जहाँ पर डाटा सेव हो रहा है, कुछ आपका सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, कुछ इसकी मतलब कि इसको सेटिंग वगैरह सॉफ्टवेयर की, ये पूरा एक पैकेज है। और जो इवॉल्व हुआ, अब जो हमारे पास आर्किटेक्चर है उसमें क्लाइंट सर्वर क्या होता है, एक तरफ क्लाइंट आ गया, एक तरफ सर्वर आ गया, ये दो हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज हो गई, ठीक है। और फिर सर्वर की फर्दर कई टाइप्स हैं। समटाइम्स सर्वर्स भी, जो बड़े बड़े सिस्टम हैं उसमें सर्वर भी मल्टी टीयर पे डिपेंड कर रहा होता है, मल्टीपल सिस्टम होते हैं उसके, ठीक है। तो प्रीवियसली सिर्फ एक मोनोलिथिक सिस्टम था, एक ही सिस्टम था, अब वो डिवाइड हो चुका हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम मजीद एक्सटेंड करते हैं आगे। दिस एवोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स द ट्रेंड्स इन कंप्यूटिंग वेयर लार्ज सेंट्रलाइज्ड मशीन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, पहले एक बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे सेंट्रलाइज्ड, are being replaced by hundreds of distributed workstations। अब ये बहुत सारे वर्कस्टेशंस जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं, एक ही जगह पर नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड हैं। डिसेंट्रलाइज्ड को डिस्ट्रीब्यूटेड भी कह रहे हैं, कह सकते हैं। एंड पर्सनल कंप्यूटर, तो अब ये बहुत सारे वर्कस्टेशंस और पर्सनल कंप्यूटर्स में चेंज हो चुका हुआ है कॉन्सेप्ट हमारा, और ये कनेक्टेड हैं वाया कम्युनिकेशन नेटवर्क टू वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वर मशीन्स, ठीक है जी। अब ये सर्वर मशीन्स कई तरह की हैं और ये जो यहाँ पर लिस्ट दी गई है ये इस लिस्ट तक लिमिटेड भी नहीं है। वेब सर्वर्स हो सकते हैं, डेटाबेस सर्वर्स हो सकते हैं, फाइल सर्वर्स हो सकते हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। इसके अलावा भी हैं, मीडिया सर्वर आपका हो सकता है, आपका प्रॉक्सी सर्वर हो सकता है, आपके लेगेसी एप्लीकेशन सर्वर हो सकते हैं, कई सर्वर हैं इसके अलावा भी। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि पहले जो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, सेंट्रलाइज्ड थे, अब वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम आ गए। हंड्रेड्स ऑफ वर्क स्टेशन हैं, 100 तो कह दिया, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। जो बड़े बड़े हमारे पास डाटाबेसेस हैं, जैसे फेसबुक का भी डाटा बैंक बहुत बड़ा है, गूगल का, ठीक है जी। तो इस तरह से इनके जो सर्वर्स हैं वो बेशुमार वर्क स्टेशन होंगे। वन ऑफ द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन, द डाटाबेस आर्किटेक्चर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स।
एक है सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर, दूसरा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, दो हमारे पास ब्रॉड कैटेगरीज बन जाती हैं। सेंट्रलाइज्ड में क्या है? सेंट्रलाइज्ड डीबीएमएस आर्किटेक्चर स्टैंड अलोन है, एक तो ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है, कंबाइंस एवरीथिंग इनटू सिंगल सिस्टम इंक्लूडिंग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एग्जीक्यूशन एंड यूजर इंटरफेस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि सब कुछ इकट्ठा है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, डाटा, यूजर इंटरफेस, एवरीथिंग इज इन अ सिंगल सिस्टम, स्टैंड अलोन। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, अकेला ही। खराब हुआ तो सारा सिस्टम खराब, एफिशिएंसी डेफिनेटली इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे ये देखें, ये पूरा, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये सारा एक सिस्टम है, ये देखें। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम है, मोनोलिथिक और सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर। इसमें आप देखें हार्डवेयर, फर्मवेयर, सारा ये भी शामिल है, ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल है, सॉफ्टवेयर शामिल है, डीबीएमएस, कंपाइलर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, टर्मिनल डिस्प्ले, टेक्स्ट एडिटर वगैरह सारा कुछ, एंड सो ऑन। और इधर भी इकट्ठा सिस्टम। उसके बाद है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्वर विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। सिंपली हम इनको सर्वर कह सकते हैं। स्पेशलाइज्ड क्यों कह दिया? एक वेब सर्वर है, उसकी अपनी स्पेशलिटी है, डेटाबेस सर्वर है, उसकी अपनी स्पेशलिटी है, फाइल सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर है, मीडिया सर्वर है। हर एक सर्वर एक खास स्पेसिफिक स्पेशल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। सो दैट एक कंपोनेंट है स्पेशलाइज्ड सर्वर विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और ये स्पेशलाइज्ड हुआ भी फंक्शंस की बेस पर ही है। जो सर्वर जिस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है उसी तरह का उसका नाम है। डेटाबेस सर्वर चूंकि डेटाबेसेस डाटा प्रोवाइड कर रहा है, उसका नाम डेटाबेस सर्वर है। मीडिया सर्वर चूंकि उसमें मीडिया फाइल्स हैं, ऑडियो, वीडियो और इस तरह की इमेजेस, तो वो मीडिया सर्वर हो गया। फिर एक आपका वेब सर्वर है जो कि जी बेटा, प्रॉक्सी सर्वर बेशुमार ऐसे सर्वर्स हैं कि उसमें जनाब ऐसा होता है कि मेन सर्वर की बजाय वर्चुअल सर्वर आप उसको कह सकते हैं, वर्चुअल सर्वर। ठीक है, जो कि लगता ऐसे है। अब देखें ना, आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमें तो नहीं पता, जहन हमारा माइंड ये मानता है और हमने ये पढ़ लिया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके वर्क स्टेशंस जो मेन सर्वर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वो पड़े होंगे। ठीक है, और जहाँ पर एक कंट्री में पड़े हैं वहाँ पर भी इकट्ठे नहीं हैं, कोई शायद 2-4 बिल्डिंग्स होंगी या सेपरेट बिल्डिंग्स होंगी, डिफरेंट है। ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, अब हमें समझ नहीं आ रही कि मैंने फेसबुक कनेक्ट किया, वो यूएसए सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ या वो किसी और सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ, वो इंग्लैंड यूके में सर्वर पड़े हुए वहाँ पे कनेक्ट हुआ, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर, तो ये एक आपका वर्चुअल सा सर्वर जो कि आपको एक ही वर्चुअली तमाम सर्वर्स को एक ही करके दिखाता है और आपको सम टाइम ऑथराइजेशन में भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है। बहरहाल, तो एक कंपोनेंट है इसका स्पेशलाइज्ड सर्वर विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। उसके बाद क्लाइंट्स हैं, उसके बाद डीबीएमएस सर्वर। डीबीएमएस सर्वर बिल्कुल सेपरेट उसको डील किया गया, डीबीएमएस को। अब सबसे पहले स्पेशलाइज्ड सर्वर विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। अ सर्वर इज अ सिस्टम कंटेनिंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट मशीन्स। सर्वर का काम ही ये है कि वो क्लाइंट मशीन को सर्विसेज प्रोवाइड करे। ठीक है, क्लाइंट कौन है? क्लाइंट यूजर होता है। फॉर टाइम बीइंग आप फेसबुक की बात कर लें, आप अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की बात कर लें, आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर लें। हमने फ़र्ज़ करें बोर्ड की वेबसाइट से एक रिज़ल्ट चेक करना है, तो हम क्लाइंट हैं और बोर्ड की वेबसाइट सर्वर है। ठीक है, सॉरी, वी आर क्लाइंट, वी आर यूजिंग अ क्लाइंट सिस्टम। ठीक है, क्लाइंट और उसका सिस्टम और यूज़र, इस सारे को क्लाइंट कहते हैं।
उसमें स्पेसिफिकेशन क्या है, एक है क्लाइंट जिसे हम यूज़र कह लेंगे, फिर वो यूज़र जो है कोई सिस्टम यूज़ कर रहा है ना, जैसे ये प्रीवियस डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये डिस्प्ले मॉनिटर टर्मिनल्स, यहाँ पर तो चूंकि जो क्लाइंट होते थे उनके पास जो डिस्प्ले मॉनिटर थे वो बिल्कुल डंप थे, चूंकि सारा सिस्टम तो यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये यूज़र बैठे हुए हैं, ये यूज़र्स हैं, ठीक है, ये यूज़र्स हैं, ये क्लाइंट्स हैं, और ये सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, सर्विसेज प्रोवाइड करता था सर्वर टू द क्लाइंट मशीन सच एज फाइल एक्सेस, प्रिंटिंग, आर्काइविंग, डाटा को स्टोर करवाना वगैरह, डेटाबेस एक्सेस। दीज सर्वर्स में हैव टाइप्स, फाइल सर्वर, प्रिंटर सर्वर, वेब सर्वर, ईमेल सर्वर एंड सो ऑन। ये स्पेशलाइज्ड सर्वर हैं। सो ऑन से मुराद क्या है कि इसकी और भी बेशुमार टाइप्स हैं। क्लाइंट्स, a client in this framework is typically a user machine which is being used by a user or sometime some automated person, robots or some other machine can operate this client that provides user interface capabilities and local processing. तो जो क्लाइंट मशीन है वहां पर एक तो यूजर इंटरफेस ऑफर किया गया है। अब देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बोर्ड की वेबसाइट से आपने रिजल्ट देखना है, अगर एक यूजर इंटरफेस ही ना हो, आपके सामने एक रोल नंबर एंटर करने के लिए फील्ड नज़र ना आ रही हो और उसमें सबमिट का बटन नज़र ना आ रहा हो, तो आप कैसे रिजल्ट देखेंगे। तो ये जो क्लाइंट मशीन है इस पे यूज़र इंटरफेस कैपेबिलिटीज़ होती हैं, यूज़र इंटरफेस होता है, एक आपको फ्रंट एंड स्क्रीन नज़र आ रही होती है, और फिर इस मशीन पे लोकल प्रोसेसिंग भी हो रही होती है। ठीक है, जैसे आपके पास आपका लैपटॉप, आपका जो है वो डेस्कटॉप, इवन आपका मोबाइल डिवाइस, आपका मोबाइल, वो क्लाइंट मशीन्स हैं। ठीक है, और हम जब भी इंटरनेट से किसी सर्विस को यूज़ कर रहे होते हैं, कॉमनली जो आजकल हम सोशल मीडिया सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो सर्वर्स हैं, वो सर्वर हमें सर्विसेज दे रहे हैं। जब हम फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं, जब हम कोई ऑनलाइन गेम प्ले कर रहे होते हैं, जब हम कोई ऑनलाइन म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, तो हम एक सर्वर से सर्विसेज ले रहे होते हैं। तो मीनवाइल हमारी डिवाइस पे लोकल प्रोसेसिंग भी चल रही होती है और इंटरफेस भी आ रहा होता है। When a client requires access to additional functionality such as database access that does not exist at that machine, it connects to a server that provides the needed functionality. Definitely सर्वर की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमें कोई ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए जो कि हमारी क्लाइंट के पास नहीं है, सर्वर से कनेक्ट करते हैं। मैंने अपने फेसबुक पे कोई लेटेस्ट अपडेट देखनी है कि मैंने एक प्रोडक्ट सेल के लिए लगाई थी। हम तो सिर्फ फेसबुक को एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं ना, फेसबुक एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है, जिस पे प्रोडक्ट्स सेल की जाती हैं, बाकायदा मार्केटिंग इस पे की जाती है। आप बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से लेके थाउजेंड्स तक भी इस पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं वो उस वक्त जब हमें उसकी फंक्शनैलिटी कोई रिक्वायर्ड होती है। क्लाइंट में भी डिस्कलेस मशीन और पीसीज और वर्कस्टेशंस विद डिस्क, तो इसमें लोकल डिस्क हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। अब आमतौर पे जो आजकल क्लाइंट्स हैं डेफिनेटली इसमें डिस्क हैं, डाटा लोकल भी सेव हो रहा है। विद ओनली द क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, तो ऐसी भी हैं कि जिनके ऊपर डिस्क हैं, ऐसे भी हैं जिनके ऊपर डिस्क नहीं है और सिर्फ क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। कनेक्टेड टू द सर्वर वाया सम फॉर्म ऑफ नेटवर्क, ये इंटरनेट भी हो सकता है, कोई लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, लैन वैन मैन कुछ भी। ठीक है जी, अब डीबीएमएस सर्वर विद द रेस्ट ऑफ द सर्वर्स, जो हमने प्रीवियस सर्वर देखे हैं स्पेशलाइज्ड सर्वर, उनसे सेपरेट है। क्योंकि हम डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो डेटाबेस आर्किटेक्चर में डीबीएमएस सर्वर एक सेपरेट सर्वर होगा, बाकी सर्वर सेपरेट अलग होंगे।
प्रोवाइड्स डेटाबेस क्यूरी एंड ट्रांजैक्शन सर्विस टू द क्लाइंट। अच्छा, अब इसमें एक और बात बता देता हूँ, समटाइम डीबीएमएस सर्वर एंड स्पेशलाइज्ड सर्वर भी एक सिंगल मशीन भी हो सकते हैं, उसकी बेस पे फर्दर डिवीजन आगे हम देखेंगे। बहरहाल जो डीबीएमएस सर्वर है ये क्यूरी एंड ट्रांजैक्शन सर्विसेज दे रहा होता है, मतलब कि जो क्लाइंट है वो क्यूरी करता है, जैसे मैंने आपको बोर्ड की वेबसाइट के रिजल्ट की बात की है, तो वो डीबीएमएस सर्वर के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। अब बोर्ड की वेबसाइट पे आप डेट शीट भी तो देख रहे हैं ना, डेट शीट वो आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप पूरा गजट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई कोर्स आउटलाइन देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, मॉडल पेपर्स देख सकते हैं। अब वो मॉडल पेपर देखे आपने कोई इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड करवाना है, उसकी गाइडलाइंस देखी, पीडीएफ फाइल आपने डाउनलोड की, तो उसमें डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं हुई, डीबीएमएस सर्वर के साथ कनेक्टिविटी नहीं हुई, ठीक है, वो फाइल सर्वर सेपरेट हो सकता है। डीबीएमएस सर्वर का स्पेशल जो काम है, डिस्टिंक्शन जो है, वो है क्यूरी एंड ट्रांजैक्शन। यूजर क्यूरी करता है और उसकी बेस पे ट्रांजैक्शन एक परफॉर्म होती है, कोई डाटा हमें रिट्रीव होता है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, या डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, डाटा हम अपडेट कर सकते हैं। स्टार्ट के लेक्चर पे हमने यूजर की टाइप्स देखी थी, एंड यूजर्स की, ठीक है, उसमें कोई नेव यूजर थे, कैजुअल थे, एक्सपर्ट यूजर्स थे, ठीक है, तो वो आप देखें वो सारे के सारे क्यूरी करते हैं, हर लेवल के एंड यूजर्स क्यूरी कर रहे हैं और एक ट्रांजैक्शन हो रही है, डीबीएमएस के साथ जो है वो क्यूरी चल रही है। समटाइम्स कॉल्ड क्यूरी एंड ट्रांजैक्शन सर्वर, तो इसको क्यूरी एंड ट्रांजैक्शन सर्वर भी बोला जाता है। ये देखें क्लाइंट एंड सर्वर्स ऑन नेटवर्क, जैसे ये देखें नेटवर्क है, इसके ऊपर ये प्रिंट सर्वर है, फाइल सर्वर है, डीबीएमएस सर्वर है, और सर्वर कुछ और भी हो सकते हैं, और उधर क्लाइंट हैं, ये यूजर्स हैं, इनके पास डेफिनेटली एक क्लाइंट मशीन्स होंगी। उस मशीन के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया कि एक तो इंटरफेस होगा, यूजर इंटरफेस, हर क्लाइंट मशीन यूजर इंटरफेस रखती होगी और इसके साथ कोई लोकल प्रोसेसिंग हो रही होगी, ठीक है जी। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस सर्वर। अब जो मैंने आपको बताया कि सम टाइम डीबीएमएस सर्वर के साथ इकट्ठे कोई दूसरे सर्वर भी इकट्ठे हो सकते हैं, तो इसकी बेस पे एक 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। 2 टियर, उसमें एक टियर क्लाइंट है, दूसरी टियर सर्वर है, और उसमें सारे ही सर्वर डीबीएमएस सर्वर इंक्लूडिंग सारे ही इकट्ठे हैं। यूजर इंटरफेस प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन्स ऑन द क्लाइंट साइड। 1 टियर interface called ODBC, Open Database Connectivity, provides an application program interface, allows client side programs to call the DBMS। तो ये ODBC कनेक्टिविटी हो सकती है डाटाबेस सर्वर के साथ, तो ये है क्लाइंट साइड जिसके ऊपर इंटरफेस भी मौजूद है, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं, और डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो कि डीबीएमएस को कॉल करता है, जिसको यूज करते हुए हम डीबीएमएस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कॉल करते हैं डीबीएमएस को। मोस्ट डीबीएमएस वेंडर्स प्रोवाइड ओडीबीसी ड्राइवर्स, जो डीबीएमएस बनाने वाले हैं वो ओडीबीसी ड्राइवर कनेक्टिविटी पूरा मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं। अ क्लाइंट प्रोग्राम में कनेक्ट टू सेवरल डीबीएमएस, अब फिर एक क्लाइंट बहुत सारे डीबीएमएस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। एक डीबीएमएस का वेंडर कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, एक MySQL है, दूसरा SQL सर्वर है, ठीक है, तीसरा ओरेकल है, ये डिफरेंट वेंडर्स हैं, बना डीबीएमएस रहे हैं। अदर वेरिएशंस ऑफ क्लाइंट्स आर पॉसिबल, फॉर एग्जांपल इन सम डीबीएमएस मोर फंक्शनैलिटी इज ट्रांसफर्ड टू क्लाइंट्स इंक्लूडिंग डाटा डिक्शनरी फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन एंड रिकवरी अक्रॉस मल्टीपल सर्वर। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ क्लाइंट के ऊपर भी वर्कलोड शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसी वेरिएशंस भी क्लाइंट सर्वर में पॉसिबल हैं। इन सच सिचुएशन, अगर क्लाइंट के ऊपर कुछ वर्कलोड शेयर कर दिया गया, इन सच सिचुएशन द सर्वर में बी कॉल्ड द डाटा सर्वर। अगर डाटाबेस की टिपिकल सर्विसेज क्लाइंट के ऊपर शिफ्ट कर दी हैं
डाटा डिक्शनरी फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, रिकवरी, ये डीबीएमएस की टिपिकल फंक्शनैलिटीज हैं। इसके अलावा भी हो सकती हैं। अगर ये शिफ्ट कर दी क्लाइंट साइड पर तो पीछे बचा डाटा सर्वर, अब उसमें सिर्फ डाटा है, उसको हम डाटा सर्वर भी कह सकते हैं। जैसे ये देखें, ये एक आपका नेटवर्क है, ठीक है जी, ये एक क्लाइंट है साइट वन, चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट है। अब ये क्या करेगा, ये इस नेटवर्क को यूज करते हुए, ठीक है जी, जहां पर सर्वर मौजूद है, देखें इधर भी आ सकता है और इधर भी जा सकता है, यहाँ पे भी ये सर्वर मौजूद है, बल्कि ये सॉरी डिस्क है, ये सर्वर यहाँ पे आ सकता है, ये कनेक्ट कर सकता है, और ये इधर भी सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है। ये सिर्फ क्लाइंट था। फिर ये देखिए क्लाइंट विद डिस्क, इसके पास अपनी डिस्क है। ये क्लाइंट कहाँ कहाँ पे, इस सर्वर के साथ और इस नेटवर्क के ज़रिए से इस सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है जी, नेटवर्क का काम ही ये है। फिर ये सर्वर है एक जो कि स्टैंड अलोन सर्वर है। स्टैंड अलोन से मुराद है कि ये सर्वर है, इसमें क्लाइंट नहीं है साथ, ठीक है जी। फिर ये सर्वर एंड क्लाइंट है, तो ये नेटवर्क है पूरा, ठीक है जी। तो इसमें फिर वेरिएशंस बता दी हैं कि एक है जिसमें डीबीएमएस सर्वर सेपरेट है, और एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि डीबीएमएस सर्वर की कुछ फंक्शनैलिटी क्लाइंट के ऊपर शिफ्ट की गई है, वर्कलोड डिवाइड हो गया है, और उस सूरत में डीबीएमएस सर्वर को हम डाटा सर्वर भी कह सकते हैं। फिर 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज मोस्ट कॉमन फॉर वेब एप्लीकेशन। उसमें डीबीएमएस सर्वर सेपरेट है और अदर जो सर्वर्स हैं वो सेपरेट हैं, वेब सर्वर मोस्टली। इंटरमीडिएट लेयर कॉल्ड एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ये जो इसमें तीसरी लेयर ऐड हुई है उसको हम एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं या फिर वेब सर्वर कहते हैं। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्लाइंट हमें पता है, क्लाइंट क्या है, जो कि रिक्वेस्ट करता है, जिसको सर्विसेज चाहिए, सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ये वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है, स्टोर्स द वेब कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर एंड द रूल्स एंड बिजनेस लॉजिक। इसमें सारी बिजनेस लॉजिक पड़ी होती है, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सारे वो लूप कंडीशंस लगाते हैं, इफ कंडीशंस लगाते हैं, वो सारी लॉजिक इधर पड़ी होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग सारी इधर पड़ी होती है। कंस्ट्रेंट्स इधर पड़े, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं प्रोग्रामिंग में, कंस्ट्रेंट्स कैसे अप्लाई होंगे, इफ कंडीशन के साथ, ठीक है जी, स्विचेस के साथ, स्विच स्टेटमेंट के साथ, ठीक है, वाइल लूप के साथ, लूप्स के साथ कंस्ट्रेंट्स। तो ये पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस द राइट अमाउंट ऑफ डाटा, कितना डाटा किसको प्रोवाइड करना है, किस, अब देखें हम अगर बोर्ड की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, बोर्ड लाहौर की, किसी भी बोर्ड की, तो हम जो यूजर हैं एज अ पब्लिक, एज अ स्टूडेंट, एज अ इंस्टीट्यूशंस, हम सिर्फ डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने के लिए स्टूडेंट का डाटा सेव कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह की बात अगर करें तो ये सिर्फ स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर रही है, स्टूडेंट का रिजल्ट स्टोर नहीं कर रहे। स्टूडेंट डाटा स्टोर तो कर रहे हैं, स्टूडेंट डाटा, बट स्टूडेंट के रिजल्ट्स, इंटर के, मैट्रिक के, वो कौन स्टोर कर रहा है डीबीएमएस में, वो जनाब बोर्ड के अपने एम्प्लॉयज होंगे, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी हायर किए हों, लेकिन वो रिजल्ट स्टोर कर रहे होंगे। लेकिन जो पब्लिक है वहाँ पे सिर्फ वन वे ट्रैफिक चल रही है, सिर्फ डाटा रिट्रीव कर रहे हैं। या फिर पब्लिक अगर प्राइवेट है तो वो फिर डाटा अपना एडमिशन के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकता है। तो ये सारा सिनेरियो होता है। तो ये बिजनेस लॉजिक डिसाइड करती है कि कितना डाटा, राइट अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम डाटाबेस सर्वर टू द क्लाइंट, ये डिसाइड करता है। नहीं, क्लाइंट की डिपेंड करता है, डिफरेंट जो टाइप के क्लाइंट्स हैं उनकी कम्युनिकेशन वन वे टू वे हो सकती है। कुछ क्लाइंट्स, नहीं सर्वर की बात ही नहीं है बेटा, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कोई सर्वर नहीं है बोर्ड का, बोर्ड लाहौर का। मैंने फ़र्ज़ करें मैं खुद मैट्रिक करना चाह रहा हूँ, मेरा छोटा भाई करना चाह रहा है, तो मैंने उसका फॉर्म तो फिल करना है ना, मेरे पास कोई सर्वर नहीं है,
मैं सिर्फ क्या करता हूँ, अपनी क्लाइंट मशीन को मैंने चलाया, क्लाइंट मशीन को मैंने ऑन किया, इंटरनेट मेरे पास है, इंटरनेट के ज़रिए से मैं नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गया, मैंने बोर्ड की वेबसाइट को उसका यूआरएल ओपन किया, यानी कि उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, और मैंने अप्लाई करने के लिए एडमिशन, मैं आपको फॉर द स्पेसिफिक केस मैं आपको थोड़ा सा यानी कि बता देता हूँ, मतलब ये कि एक वेबसाइट ओपन करके, ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, फर्ज करें ये देखें, अब मेरे पास एक क्लाइंट मशीन है, ठीक है जी, मैंने 22 लाहौर की वेबसाइट को ओपन किया, सर्च किया, ये 22 लाहौर की वेबसाइट आ गई। अब ये इंटरफेस है मेरे सामने, ठीक है जी, इसके बैक एंड पे सर्वर चल रहा है, वेब सर्वर भी है, डेटाबेस सर्वर भी है। मैंने क्या करना है जी, मैंने इंटर की रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है, मैंने रीचेक के लिए अप्लाई करना है, ये देखें रजिस्ट्रेशन करवानी है मैंने, अगर फर्ज करें, ठीक है जी। अब चूंकि ये इस वक्त एडमिशन जा रहे हैं शायद इंटर के फॉर मैट्रिक्स एप्लीकेंट, चलें जो भी हैं जिनकी मैट्रिक में सैपली है उनके रजिस्ट्रेशन हो रही है। अगर ये जी, अब चूंकि ये वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। तो ये देखें, मैंने एडमिशन अप्लाई करना है, तो जाहिर बात है एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है, उस फॉर्म के ऊपर मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ, वो डाटा डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा, जिसकी बेस पर मुझे रोल नंबर स्लिप भी आनी है। तो क्या होगा कि आप देखें कि मैं डाटाबेस में डाटा लोड कर रहा हूँ, डाटा सेव करवा रहा हूँ, मेरे पास सर्वर कोई नहीं है। तो बेटा जो आपका क्वेश्चन है वो केस नहीं है, सिचुएशन ये है कि कोई पब्लिक यूजर भी, आम यूजर भी डाटाबेस में डाटा सेव कर सकता है विदाउट सर्वर। हम फेसबुक के यूजर हैं, क्लाइंट हैं, हम नहीं जब पोस्ट लगाते हैं, हम जब किसी पहले से लगी गई पोस्ट को कमेंट करते हैं, तो हम डाटा पॉपुलेट कर रहे हैं, हमारा डाटा डाटाबेस में जाके सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो पब्लिक में से कोई बंदा, कोई क्लाइंट, कोई यूजर विदाउट हैविंग सर्वर, अब हर एक सर्वर तो अफोर्ड नहीं करेगा, हर एक सर्वर तो नहीं लेगा, कोई सी एक रफ सी छोटी सी डिवाइस ले ले, मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, डेस्कटॉप, उसके जरिए से डाटाबेस को पॉपुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है। बहरहाल वापस आते हैं, बिजनेस लॉजिक ये डिसाइड करेगी कितना डाटा शेयर करना है, रिस्ट्रिक्शंस भी तो है ना, सॉरी, हाँ डेफिनेटली, जब भी हम कोई भी देखें फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक से मुराद है फेसबुक का सर्वर, बोर्ड की वेबसाइट यूज करते हैं, बोर्ड की वेबसाइट से मुराद है बोर्ड की वेबसाइट का सर्वर, यूट्यूब सर्वर, गूगल का सर्वर, ठीक है। सॉरी, क्या करते हैं पोस्ट, बेटा रिपोर्ट, जब हम पोस्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप सेंस अपनी जुड़ाएं कि हम जब रिपोर्ट करते हैं तो हम उस वक्त भी फीडबैक दे रहे हैं, हम डाटा कोई ना कोई डाटा हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो अथॉरिटीज हैं फेसबुक की, उनको हमने एक फीडबैक दिया है किसी स्पेसिफिक पोस्ट के बारे में कि इट इज इररेलेवेंट, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो हम इनपुट दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। तो डाटाबेस सर्वर एक्ट्स लाइक अ मीडियम फॉर सेंडिंग पार्शियली प्रोसेस डाटा बिटवीन द डाटाबेस सर्वर एंड द क्लाइंट। तो जो डाटाबेस सर्वर है वो एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा सोर्स है जो कि प्रोसेस्ड डाटा या पार्शियली प्रोसेस्ड डाटा सेंड कर रहा है। वो डिपेंड करता है, ब्लॉक उसको छोड़ें आप, ब्लॉक को वो, अच्छा बेटा वो जो आप कह रहे हैं रिपोर्ट होता है अकाउंट, तो तभी वो अकाउंट क्लोज होगा, लाजमी नहीं है। सम टाइम ये भी पॉसिबल है कि किसी ने रिपोर्ट किया है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि फेसबुक की या किसी भी सर्वर की, चूंकि आप फेसबुक की बात कर रहे हैं, तो उसकी अपनी पॉलिसी है, उसने अपना एक रूल बनाया हुआ है, अपना एक बिजनेस लॉजिक है, कुछ उसने की टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं जो कि उसने बैन किए हुए हैं, जिस भी पोस्ट के ऊपर वो वर्ड्स आएंगे तो वो फॉर सम टाइम चाहे उसको वार्निंग दी जाए,
चाहे अकाउंट को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए, तो उसकी अपनी बिजनेस लॉजिक है। एक तो ये सिनेरियो है, दूसरा ये हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने उसको रिपोर्ट किया, ठीक है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये एज आ मुस्लिम बेटा मैं बात करता हूं कि ये जो हमारा दौर जा रहा है, ये दौर है फितनों का, ठीक है। तो अभी एक थ्योरी है, हम कहते हैं जी दजाली फितना, ये बेटा उन फितनों की एक कॉन्टीन्यूटी है, वो शुरू हो चुका हुआ है काम। आप देख लें, ख़त्म नबूवत पे आप कोई पोस्ट लगाते हैं, वो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो रहा है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप कादियानियों के अगेंस्ट लगाते हैं, कादियानियों के अगेंस्ट लगाते हैं, आपका अकाउंट जो है वो बैन हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। आप मिर्ज़ा मसरूर के खिलाफ कोई लगाएंगे, कादियानियों के खिलाफ आपका, तो ये क्या है, ये वो फितने हैं बेटा। नो, बिल्कुल भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में कैसे है? प्राइम मिनिस्टर फेसबुक का ऑनर तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बेटा हमारी, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पब्लिक का ना, हमारे पब्लिक के, अब या तो मेरी सुन लो या अपनी कर लो। हमारी जो पब्लिक है ना, पब्लिक, इसके ये कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि फेक कॉन्सेप्ट्स। जो प्राइम मिनिस्टर है किसी भी कंट्री का, वो रिक्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि सर्वर किसी और के अंडर है, सर्वर इसका फेसबुक का सर्वर कोई और रन कर रहा है, जाहिर बात है उसके पीछे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन भी होंगे, और वो डेफिनेटली, जिसे मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ तो वो दजाली फितनों के अंडर है चीज़ें सारी, ठीक है। होलोकास्ट आप पोस्ट नहीं कर सकते, आप ख़त्म नबूवत के बारे में पोस्ट नहीं लगा सकते, आप कादियानियों के खिलाफ पोस्ट नहीं लगा सकते, आप उस पर गंद जितना मर्जी डाल दें, ठीक है, उसकी खैर है, उस पर आमतौर पे आपका कंटेंट ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये बेटा प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है फेसबुक के सर्वर को कि जी आप ये जो कंटेंट है ये इस पे बैन करें, अपना रूल चेंज करें, ठीक है जी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर पीटीए के ज़रिए से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के ज़रिए से फेसबुक पाकिस्तान में बंद कर सकता है। उसको चलाने के कोई और बेशुमार हमारी पब्लिक के पास तरीके हैं। वो यूट्यूब बंद कर सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको चलाने के और तरीके भी हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता कि फेसबुक की बिजनेस लॉजिक चेंज कर दे। ये देखें बिजनेस लॉजिक, वापस आ जाए आप स्लाइड्स के ऊपर। जो बिजनेस लॉजिक है वो किसने इम्प्लीमेंट करनी है? वो जो सर्वर का ऑनर है, जो फेसबुक का ऑनर है, वो एक बंदा हो, 100 हो, 1000 हो, जितने भी हों वो करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एन ऑनर ऑफ द फेसबुक, ठीक है। तो ये हमारे जो है ना फाइनल अथॉरिटी है, वो हमारे आखिरी नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाकी जो आप बात करते हैं डिफरेंट पॉलिटिशियंस की, ये बेटा सेकेंडरी चीज़ें हैं, ठीक है। हर एक अंदर क्वालिटीज़ भी हैं, मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, लेकिन वापस आ जाए टॉपिक पे। वो उसका आपका नाम बेटा क्या है? उमर का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि ये सर्वर बनाते हैं, इनको फ़ायदा क्या होता है? सर्वर बनाते हैं, इनको फ़ायदा क्या होता है? देखें, फेसबुक है, मैं उसकी चूँकि बात चल रही है, मैंने भी आपको रिसेंटली इसी लेक्चर में आपको मैंने कहा जी फेसबुक अब एक इकोनॉमिक हब के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है, ई कॉमर्स वेबसाइट के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है, सेल परचेजिंग भी इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट हो रही है, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग एक प्लेटफॉर्म है, हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वर का ये फ़ायदा है, जो फेसबुक का सर्वर है वो इससे मिलियंस बिलियंस कमा रहा है। एडवर्टीजमेंट, हम जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो पेड है। फेसबुक ने अपने एल्गोरिदम में बड़ी तब्दीली की है। पहले क्या होता था? पहले ये था कि आप एक फेसबुक के पे आपका अकाउंट है, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपके 5000 फ्रेंड लिस्ट है ना, तो आपने कोई पोस्ट लगाई, वो 5000 को जाएगी नोटिफिकेशन, उसका 5000 उसको व्यू करेंगे। अब उन्होंने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, आपके 5000 फ्रेंड्स हैं, वो चंद एक फ्रेंड्स को जाती है, अदरवाइज तो अकेला बंदा अकेला ही अपनी एडवर्टीजमेंट करता रहे। अब फेसबुक ने पूरा एक कॉरपोरेट प्लेटफॉर्म बना दिया है, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट, अब वो यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। सर्वर्स को ये बेनिफिट है, क्यों अर्निंग कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारे मिलियंस यूज़र हैं, मिलियन यूज़र तक हमारी रीच है,
हम किसी भी प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी कोने तक, और ये टारगेटेड मार्केटिंग इसमें फेसबुक में हो रही है। आप सिर्फ मेल्स को करना चाहते हैं होगी, आप सिर्फ फीमेल्स को करना चाहते हैं आपकी मार्केटिंग होगी, ठीक है। आप सिर्फ शेखुपुरा के स्टूडेंट्स को करना चाहते हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, उनको आपका ऐड नज़र आएगा, ठीक है जी। ये सर्वर्स को बेनिफिट है। आप सिंध के उन लोगों को करना चाहते हैं जो कि 60 साल से ऊपर हैं, उनको डेफिनेटली, वो अभी तो 60 साल के ऊपर लोग फेसबुक यूज़ नहीं करते, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। वो चाहे एक यूज़र निकले चाहे 2 निकले, उनको ऐड जाएगा, ठीक है। सर्वर्स को ये फ़ायदा, सर्वर्स अर्न कर रहे हैं, यूज़र्स उनके ट्रैफिक आती है उस पर अर्न करते हैं। बहरहाल 3 टियर नहीं, वो तकरीबन जनरल पॉलिसीज, और उसको फिर सम टाइम वो, जाहिर बात है पॉलिसी बनाना क्या है, बिजनेस लॉजिक में इफ कंडीशन लगानी है ना, इफ कंडीशन, ठीक है। आपने किसी भी कंट्री का आईपी एड्रेस देखना है, रीजन का आईपी एड्रेस, ठीक है जी, और उसके ऊपर आप एक पॉलिसी लगा दें, रूल लगा दें, बिजनेस लॉजिक लगा दें, इफ कंडीशन अप्लाई करनी है बस। ओवरऑल बता रहा हूँ कि ये कॉमन बात सुन लेना, कॉमन हो भी सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। डिफरेंट लगाने में भी, पॉलिसी बनाने में भी कोई टाइम तो नहीं लगता। एक कंडीशन लगानी है, चेक करना है कि अगर ट्रैफिक आ रही हो इस आईपी एड्रेस से, इस रेंज ऑफ आईपी एड्रेस से, तो उसके ऊपर ये पॉलिसी है, ठीक है। तो ये मोस्टली तो कॉमन पॉलिसीज होती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। चलें वापस टॉपिक पे आ जाएं। 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बना सकते हैं, लोकल सर्वर बना सकते हैं। हम अपनी जब वेबसाइट कोई बनाते हैं तो हम जो होस्टिंग करवाते हैं, होस्टिंग, हम किसी सर्वर के ऊपर अपनी वेबसाइट होस्ट करवा रहे होते हैं, उस वक्त हमारा एक सर्वर होता है, चाहे किराए का ही क्यों ना हो। होस्टिंग से क्या मुराद है, किराए का सर्वर। एडवर्टीजमेंट, आपकी पोस्ट की रीच, आप अगर बिजनेस है तो बिजनेस वाले लोग कर रहे हैं ऐसा। बहरहाल एडिशनल फंक्शनैलिटी है इसकी 3 टियर आर्किटेक्चर की, सिक्योरिटी, और इसके अलावा बेशुमार फंक्शनैलिटीज़ हैं। सिक्योरिटी से क्या मुराद है, एनक्रिप्ट द डाटा द सर्वर बिफोर ट्रांसमिशन। सर्वर क्या करता है, डाटा को एनक्रिप्ट करता है, ऐसे फॉर्मेट में स्टोर करता है जो कि रीडेबल ना हो, यूजर उसको रीड ना कर सके। डेक्रिप्ट डाटा एट द क्लाइंट, और क्लाइंट को सेंड करते वक्त वो डेक्रिप्ट कर दिया जाता है, ठीक है जी। अब ये 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये देखें, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, क्लाइंट लेयर है, और ये आपका एप्लीकेशन लेयर है, ये आपकी डेटाबेस सर्वर लेयर है, ठीक है। अब क्लाइंट पे GUI होता है, वेब इंटरफेस होता है, इसको प्रेजेंटेशन लेयर भी कहते हैं। एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, इसको बिजनेस लॉजिक लेयर भी कहते हैं। फिर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, डाटाबेस सर्वर सर्विसेज लेयर है, ठीक है। तो ये 3 टियर आर्किटेक्चर, ये हमारा आज का टॉपिक था डेटाबेस में 3 टियर आर्किटेक्चर। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।